नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। आज प्रधानमंत्री मोदी 9वीं बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ सीधा संवाद करेंगे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा। इसका उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के तनाव से बाहर निकालना और उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। तब से लेकर अब तक ये छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका है। हर साल बोर्ड परीक्षाओं से पहले ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि छात्र मानसिक दबाव को समझ सकें और उससे निपटने के सही तरीके सीख सकें। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश को फार्म हब बनाने को लेकर सरकार ने निवेशकों के सामने सहूलियतों व संसाधनों का रोड मैप रखकर उन्हें आकर्षित करने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों लखनऊ में आयोजित फार्म कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फार्म कंपनियों के सामने बेहतर वातावरण देने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि जिसके बाद निवेशकों की चहलकदमी प्रदेश में बढ़ी। सरकार ने लखनऊ में विश्व स्तरीय फार्म इंस्टीट्यूट खोलने, ललितपुर और नोएडा को ग्लोबल फार्म हब व बरेली समेत कई जिलों में फार्म पार्क बनाने का लक्ष्य रखा है। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक रेड और ऑरेंज श्रेणी की बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां अब नोएडा के साथ ललितपुर में प्लांट लगा सकेंगी। ललितपुर में एक फ्यूचर रेडी फार्म इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रथम चरण में 352.91 करोड़ क्षेत्र में फार्मुलेशन इकाइयां, बल्ब ड्रग्स और कमान इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण और यमुना नदी की गंदगी को विरासत में मिली समस्या करार दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की बरसों की उपेक्षा और अल्पकालीन नीतियों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि उनकी सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक और दीर्घकालीन रणनीति पर काम कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने उन आलोचनाओं को खारिज कर दिया जिनमें ग्राफ, ऑड इवन, कृत्रिम बारिश और एंटी स्मोक गन जैसे उपायों को विफल बताया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कदम कभी भी स्थायी समाधान के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पिछली सरकारों की लापरवाही से पैदा हुई समस्या है। अगर हम इसे सिर्फ साफ हवा के नजरिए से देखेंगे तो नतीजे नहीं मिलेंगे। हमें धूल, हवा और पानी पर एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम करना होगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। होली के दौरान यात्रियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी जोन को निर्देश दिया कि होली पर पूरे मुकम्मल तैयारियां रखें जिससे यात्रियों को सफर में दिक्कत नहीं हो। यात्रियों को आसानी से आने जाने की सुविधा देने के लिए रेलवे ने 1 मार्च से 22 मार्च तक के बीच अब तक 1410 होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। आपको बता दें कि जरूरत पड़ने पर यह संख्या 1500 तक बढ़ाई जा सकती है। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों का मकसद त्योहारों के समय बढ़ने वाली यात्रियों की मांग को पूरा करना और प्रमुख शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी देना है। ये सभी विशेष ट्रेन मार्च महीने में चलाई जाएंगी। पिछले साल 2025 में होली के मौके पर कुल 1144 स्पेशल ट्रेनों के टिप चलाए गए थे। इस बार रेलवे ने उससे भी ज्यादा ट्रेनों की योजना बनाई है। होली के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अलग अलग जोनों में बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। आपको बता दें कि जोनवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 285 स्पेशल होली ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे चलाएगा। इसके बाद पश्चिम रेलवे 231
31 मध्य रेलवे 209 और दक्षिण मध्य रेलवे 160 ट्रेनों का संचालन करेगा। उत्तर रेलवे की ओर से 108 और उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 71 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। संसद में अपने अभिभाषण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक संवाद बहुत सारी बातें कह रहे हैं। उनकी पूरी सरकार शराब में डूबी हुई है और उनका शीश महल हर घर में नफरत की वजह बन गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि चाहे कांग्रेस को टीएमसी हो या डीएमके हो, लेफ्ट हो या दशकों तक केंद्र में सत्ता में थे, वह राज्य में भी सत्ता में थे, लेकिन उनके समय जब डील की बात होती थी तो उनको वो फोर्स डील याद आता था। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि कल जो लोकसभा में हुआ वो शर्मनाक है। कांग्रेस के युवराज, जिनके दिमाग में शातिर दिमाग है, उन्होंने एक सांसद को गद्दार कहा क्योंकि वो एक सिख है। पीएम ने कहा कि ये सिखों का अपमान है, गुरुओं का अपमान है। रवनीत बिट्टू के बारे में पीएम ने कहा कि वो ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। पीएम ने कहा कि ये कांग्रेस की सिखों के प्रति नफरत की अभिव्यक्ति है। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक का अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ चर्चा में ये सारे विषय आए हैं और इसलिए मुझे कहना बहुत जरूरी है। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी फिलहाल किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और
अपना जोर जनता के सामने एक मजबूत विकल्प पेश करने पर है। गुलाम अहमद ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल चुनाव में अकेले उतरेंगे और जनता को एक सशक्त विकल्प देंगे। उनका ये बयान कांग्रेस की चुनावी रणनीति और भविष्य की दिशा को लेकर पार्टी की स्पष्ट नीति को दर्शाता है। आपको बता दें कि इससे पहले टीएमसी ने भी ऐलान किया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। विषय था कि वेस्ट बंगाल में आने वाले चुनाव में पार्टी लीडर्स का क्या व्यू है, कैसे आगे जाना चाहिए, कैसे हम इस चुनाव को देख लें। तो सारे लीडरों ने अपनी राय दी और लीडरशिप को ये बताया, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे बातें आ रही थी मीडिया के ज़रिए और दूसरे तरीके से ज़रिए कि कई कह रहे थे कि टीएमसी के साथ जोड़ होगा या टीएमसी करेगा या नहीं करेगा, कांग्रेस करेगा नहीं करेगा, लेफ्ट के साथ में और भी स्मॉलर पार्टीज़ वहाँ जो डेवलप हो रही है। तो लीडरशिप ने कंप्लीट जो मौजूद थे लीडर उनकी बात सुनी और जूम पर भी कई लीडरों को लिया गया और अल्टीमेटली टोटल लीडरशिप का कलेक्टिव व्यू ये था कि इस बार बंगाल में वर्कर्स जनरल आवाम भी और हमारा काडर भी चाहता है कि हम इस बार वेस्ट बंगाल में अकेले 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये इत्तेहाद जोट करने से कभी लेफ्ट कभी दूसरी पार्टी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं नीचे हमारे जो काडर है, जो फ्लैग बियरर है, वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। तो इस बार सारे लीडरों का ये बताया और लीडरशिप ने अपना एक फाइनल व्यू नहीं दिया। स्टेट लीडरशिप का जो स्टेट लीडरशिप का जो अपना जो राय है, तो हम भी स्टेट लीडरशिप के इस व्यू को उनके ऊपर ही छोड़ देंगे। जो स्टेट लीडरशिप वहाँ मुनासिब समझेगा उस तरह से अपना आने वाले चुनाव की तैयारी कर सकता है। विषय अगली खबर की ओर करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमेरिका दौरे को बेहद सफल और कामयाब बताया। उन्होंने अमेरिकी सेक्रेटरी रूबियो का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका का ऐतिहासिक व्यापार समझौता अंतिम चरण में है और जल्द ही पूरा होने वाला है। द्विपक्षीय बैठक संबंध में नया दौर शुरू करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि खनिज, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच साझेदारी की संभावनाएं व्यापक है। विदेश मंत्री ने निष्कर्ष देते हुए कहा कि कुल मिलाकर एक मजबूत गति साफ दिख रही है। अगली खबर की ओर करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल कानपुर देहात पहुंचे और सौरभ पाल हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि उन्होंने शोक सभा आयोजित कर दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होने का संदेश दिया। इस दौरान सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष ने एसआईआर मामले में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें 1,99,00,000 वोट काटने का साजिश का दावा किया। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया। अपराधियों का बोलबाला है। अपराध उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बढ़ चढ़ करके अपना पंख फैला चुका है। आए दिन कहीं न कहीं नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ और किसानों की हत्या जोर शोर पर हो रही है। उसी संदर्भ में कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा में एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 17 साल रही होगी, उस बालक को
इस तरह से मारा पीटा गया और उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद सरकार का कोई नुमाइंदा और सरकार के लोग उसकी कोई मदद नहीं कर सके। आज पूरा उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़ित है। इसी संदर्भ में कानपुर देहात के सिकंदरा की विधानसभा में आया हूं। परिवार को संवेदना व्यक्त करूंगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा, वो गरीब परिवार है, मजलूम है, उस परिवार की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भेजे गए आर्थिक सहयोग को भी मैं परिवार उनकी माता को देने का काम करूंगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां भारत नेपाल सीमा से जुड़े जिलों में अब अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये फैसला वित्तीय अपराध रोकने और देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने ऑनलाइन पंजीकरण सॉफ्टवेयर में पैन नंबर दर्ज करने और उसका सत्यापन अनिवार्य किया है। आपको बता दें कि संपत्ति खरीदने और बेचने वाले सभी पक्षों के लिए पैन की जानकारी देनी जरूरी होगी। प्रमुख सचिव के निर्देश पर जिलाधिकारी और निबंधन अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने इस संबंध में आदेश लागू कर दिए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां डॉक्टर पवन कुमार अरुण और महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि उनकी ये तैनाती तत्काल प्रभाव से दी गई है। इससे पहले वह महानिर्देशक परिवार कल्याण के पद पर कार्यरत थे। यह नियुक्ति रिक्त पद की गई है। आपको बता दें कि शासन ने ये फैसला जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर पवन कुमार अरुण को तुरंत अपना कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आदेश प्रमुख सचिव ऋतु माहेश्वरी द्वारा जारी किए गए हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी के बलिया जिले में एक गांव अपने नाम की वजह से बदनामी झेल रहा है। आपको बता दें कि सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र में स्थित इस गांव का नाम सरकारी दस्तावेजों में रूपबार तवायफ है, जबकि प्राथमिक विद्यालय पर केवल रूबार लिखा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि नाम के कारण उन्हें सामाजिक शर्म झेलनी पड़ रही है। खासकर बेटियों की शादी में परेशानी होती है। गांव के राजदेव यादव के अनुसार ये नाम सदियों पुराना है और कहा जाता है कि पहले यहां वैश्याएं रहती थी। ग्रामीणों ने सरकार से गांव का नाम बदलने की मांग की है। ग्राम पंचायत खरसा अंतर्गत ग्रामवासी की शिकायत है कि रूपवार तवायफ नाम का एक गांव है, उनके राजस्व गांव है, जिसको बदलने की मांग की गई है। और इसके संबंध में तहसील रसोड़ा से और एक बताया गया कि सिकंदरपुर में भी है। दोनों एसडीएम से प्रस्ताव मांगा गया है। जैसे प्रस्ताव आएगा शासन को भेज दिया जाएगा, तो इसके संबंध में जो नियमानुसार होगी वो कार्रवाई की जाएगी। नाम से ये है कि हम कहीं नाम बताते हैं तो हमारे स्कूल या कॉलेज में सहेलियाँ भी मजाक उड़ाती हैं। फिर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर हम कहीं दिखाएं तो वहाँ के ऑफिसर जो होते हैं वो भी एक बार देख के कुछ सोचने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि इस गांव का नाम बदल के देवपुर रखा जाए, क्योंकि आने वाली जनरेशन के बच्चों को ये सब से ना देखा जाए, उन लोगों के फ्यूचर में सुधार किया जाए।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर जौनपुर से है, जहां यूपी के जौनपुर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि खूटन थाना क्षेत्र के ख्वाजापुर गांव में देवर ने अपनी ही भाभी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि मृतका की पहचान निशा मौर्य के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद देवर आदित्य ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे निशा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। ग्राम ख्वाजापुर में एक हत्या की सूचना पे थाना प्रभारी खुटहन व इनकी टीम वहां पहुंची। इस संदर्भ में जब जानकारी की गई तो ये ज्ञात हुआ कि सूरत में रहने वाले पवन मौर्य अपनी पत्नी निशा मौर्य व अपने चचेरे भाई आदित्य मौर्य के साथ करीब 5-6 दिन पहले ग्राम ख्वाजापुर में अपने नाना गुरुदीन मौर्य के घर पे आए हुए थे और यहाँ पे साथ में निवास कर रहे थे। किसी बात को लेकर ये आदित्य मौर्य अपनी भाभी निशा मौर्य को चाकू से मार दिया। जानकारी की गई उसके बाद तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो आदित्य मौर्य है इसकी गर्लफ्रेंड मुंबई में रहती थी और जिसके संबंध में जो निशा मौर्य है वो उसकी माँ को इसके फ़ोटोग्राफ वगैरह शेयर किए गए थे, जिसकी वजह से पिछले महीने आज ही के दिन उस लड़की की जो माताजी हैं उन्होंने फांसी लगा ली थी मुंबई में। उन्हीं का बदला लेने के लिए आज ये आदित्य मौर्य ने अपनी भाभी को चाकू मार दिया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जो मुलजिम आदित्य मौर्य है इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और जो चाकू वाला कत्ल है उसे भी बरामद किया जा चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।